Hello students, this is computer class 12th, Halwasya Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on chapter Interface Python with MySQL. MySQL जो database है उसके साथ आप Python को कैसे connect कर सकते हैं. How can you execute queries on a particular table of a database from within your Python program. Python program के अंदर से ही आप क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो कल हमने बात की थी कि कोई भी किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा. एक बार आपने उसको इंस्टॉल कर लिया तो अब आपको अपने प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपने लिखा इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर. ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लिया और मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया है एज एस. ठीक है, एज एस मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया है. अब ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है. ठीक है, अब ये कनेक्शन नॉट कनेक्शन ये इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है, कनेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है. कनेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर आई कैन कनेक्ट टू ए डेटाबेस. किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टर मॉड्यूल हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो एस डॉट कनेक्ट फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा और उसमें 4 आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं. पहला आर्ग्यूमेंट है आपका होस्ट. मान लो आपका होस्ट है लोकल होस्ट, होस्ट का नाम. फिर यूज़र मान लो ABC. फिर पासवर्ड PASSWD इक्वल टू मान लो पासवर्ड आपका कोई भी XYZ है. और फिर डेटाबेस नेम, डेटाबेस कौन सा डेटाबेस से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यूजिंग दिस कनेक्टर. तो मान लो आपका डेटा है टेस्ट डेटाबेस है आपका. तो इस डेटाबेस से इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ इस होस्ट पर आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया. एंड ये जो फंक्शन है रिटर्न करता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट. जैसे आप फाइल हैंडलिंग करते हैं और फाइल हैंडलिंग में फाइल को जब किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसका फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाता है. तो दिस कनेक्ट ऑप्शन कनेक्ट्स यू विद दिस डेटाबेस एंड रिटर्न्स अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. मान लो आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिया है सी, दिस इज योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया. अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया है. विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट आई कैन गेट कनेक्टेड टू दिस डेटाबेस. अब इस डेटाबेस के साथ कोई भी क्यूरी रन करने के लिए पहले मुझे इसका कर्सर इंस्टेंस है वो क्रिएट करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी डॉट कर्सर फंक्शन है, ये क्या क्रिएट करेगा, एक कर्सर इंस्टेंस. मान लो मैंने कर्सर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया एंड दैट इज क्यू. अब की बार ये मैंने शॉर्ट नेम लिए हैं. क्यू इज माई कर्सर इंस्टेंस. क्यू इक्वल टू ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट सी डॉट कर्सर. कर्सर फंक्शन क्या करता है, कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करता है. कर्सर इंस्टेंस क्या होता है, जब भी क्यूरी रन करते हो तो उसका रिजल्ट इस कर्सर इंस्टेंस में स्टोर हो जाएगा. इससे आप फिर एक्सेस कर सकते हैं. तो क्यू आपका क्या हो गया, कर्सर इंस्टेंस. विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर इंस्टेंस यू कैन एग्जीक्यूट एनी क्यूरी ऑन दिस डेटाबेस. अब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्यू डॉट एग्जीक्यूट. ठीक है, कौन सी क्यूरी, जो भी क्यूरी आप यहाँ दोगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग आप दोगे वो क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी. मान लो आपने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, मान लो टेस्ट में एक टेबल है स्टूडेंट. जो भी क्यूरी दोगे दैट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ये आपकी पूरी क्यूरी है और ये एग्जीक्यूट होगी इस कर्सर इंस्टेंस के साथ. और ये क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. और सारे एट्रीब्यूट और फील्ड आपने रिकॉर्ड्स भी ले लिए हैं क्योंकि आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया. तो सारी यानी टेबल में जितने भी फील्ड और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे क्यू में आ जाएंगे. अब आपके पास सारे क्यू के अंदर इस क्यूरी का सेलेक्ट क्यूरी का रिजल्ट क्या होता है, एक टेबल होता है. वो टेबल क्यू में आ गई है. अब इस टेबल में मान लो 15 रिकॉर्ड थे, 15 रिकॉर्ड्स वो क्यू में स्टोर हो गए. अब उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कल हमने बात की थी कि हमने 3 ऐसे फंक्शन हमने देखे थे
fetch all, fetch one, fetch many। ये तीन फंक्शन के थ्रू हम कुछ रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका और है, इन फंक्शन को यूज़ किए बिना भी हम उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, लूप से। मान लो मैं फॉर लूप लगा दूं, फॉर आई इन क्यू, ये वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैं कॉर्नर में एग्जांपल करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे लिस्ट है, मान लो आपके पास एल लिस्ट है, तो आप करते थे फॉर आई इन एल प्रिंट आई। तो ये क्या करता था, एल लिस्ट का एक पहला मेंबर लिया, आई में असाइन किया, उसको प्रिंट किया, फिर सेकंड मेंबर आई में, फिर उसको असाइन किया, प्रिंट कर दिया। यानी ये लूप क्या करेगा, हर इटरेशन में वन बाय वन ऑल द मेंबर्स वन बाय वन ऑफ दिस लिस्ट विल बी असाइंड टू आई। इसी तरह से क्यू में जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी असाइन टू आई वन बाय वन। फर्स्ट इटरेशन में इसके अंदर जो पहला रिकॉर्ड है वो इसमें असाइन होगा, सेकंड इटरेशन में इसका सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड इटरेशन में इसका थर्ड रिकॉर्ड आई में असाइन हो जाएगा, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक करके इसके सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं फोर लूप लगा के। अगर आप फोर लूप भी नहीं लगाना चाहते, इनमें से कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो मान लो इसको मैंने कमेंट में डाल दिया या इसको डिलीट कर दिया और फेच ऑल करूँ मैं, क्यू डॉट फेच ऑल मैंने डाल दिया एक्स में, तो क्या हो जाएगा, एक्स, फिर उसके बाद क्या, प्रिंट एक्स। तो ये क्या होगा, एक टपल, एक बड़ा टपल जिसके अंदर पहला टपल ये है, दूसरा टपल ये है, तीसरा टपल ये है और ये बंद। मान लो 3 रिकॉर्ड है उसमें, तो हर टपल क्या होगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। उस रिकॉर्ड में मान लो पहला इंटीजर वैल्यू है ये इस तरह से, दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू है ये इस तरह से, ठीक है, तीसरा भी स्ट्रिंग वैल्यू है इस तरह से, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड। इस तरह से ये एक्स है, ये एक टपल है जिसके अंदर बहुत सारे टपल्स हैं, वेयर एवरी टपल इनसाइड दिस एक्स टपल इज ए रिकॉर्ड। ठीक है, ये उन फील्ड्स की वैल्यू है उस रिकॉर्ड में। इस तरह से सारे रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे। अगर आप सारे रिकॉर्ड एक साथ नहीं लेना चाहते, आप एक एक करके एक एक रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अच्छा इसमें आप इस तरह से आपने एक ले लिया है वेरिएबल, मान लो n इक्वल टू 1, ये ले लिया, वाइल n नॉट इक्वल टू फॉल्स। या तो ये ले लो या आप सिंपल ये लिख देते हो वाइल n, तो यानी जब तक n की वैल्यू नॉन जीरो रहती है तब तक क्या करे, ये एक एक करके सारे रिकॉर्ड n में ये इस तरह से डलवा सकता है, q डॉट फेच वन, q डॉट फेच वन। पहले इस वाइल के पहले इटरेशन में एक रिकॉर्ड q से एक रिकॉर्ड लिया, n में डाल दिया, प्रिंट n, उसको प्रिंट कर दिया, तो पहला रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड इटरेशन में सेकेंड रिकॉर्ड है वो इसमें डालेगा, फिर प्रिंट कर देगा। ये तब तक होगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आपका n है वो फॉल्स नहीं हो जाता। अच्छा, मान लो उसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 इटरेशन में इसने 10 रिकॉर्ड प्रिंट कर दिए। अब 11th इटरेशन में क्या करेगा, अब इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये नन डाल देगा, इसमें नन, उसको प्रिंट करेगा, नन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक एक करके फेच वन के थ्रू एक बार में एक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। फेच वन क्या करता है, पहले इटरेशन में एक बार में एक रिकॉर्ड है वो एक्सेस करता है, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको कॉल करोगे तो ये नेक्स्ट यानी सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड टाइम में थर्ड रिकॉर्ड एक्सेस करता है, इस तरह से। उसके बाद है आपका फेच मैनी। फेच मैनी क्या करता है, जितना भी आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दोगे उतने रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगा। मान लो मैंने ऐसे डाल दिया है z इक्वल टू, अब की बार हम ये भी नहीं कर रहे, मान लो हम सीधा यहाँ तक एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मैं कर रही हूँ z इक्वल टू क्यू डॉट फेच मैनी और मैंने ले लिया 5। तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स हैं वो z में डाल देगा, पहले 5 रिकॉर्ड, एंड इट z क्या होगा, z भी एक टपल होगा, बड़ा टपल जिसके अंदर 5 छोटे टपल होंगे और हर टपल क्या है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, z विल बी अ टपल ऑफ 5 टपल्स वेयर एवरी मेंबर टपल ऑफ z इज अ रिकॉर्ड।
ठीक है, इस तरह से आप ये सारे रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें फंक्शन होता है जो कर्सर इंस्टेंस के साथ ही लगता है, क्यू डॉट रो काउंट। ये क्या रिटर्न करता है, रो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, क्यू में जब भी आप क्यूरी इस तरह से एग्जीक्यूट करते हो तो कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएंगे, जब सेलेक्ट करोगे तो क्यू कुछ रिकॉर्ड्स इसके अंदर आएंगे, उनमें से आप कितने फेच कर चुके हो अब तक वो ये काउंट करके बताएगा। अब मान लो मैंने इस तरह से, ये इसमें 10 रिकॉर्ड आ गए, मैंने एक बार तो फेच 5 कर लिए मान लो, उसके बाद मैं फेच 1 कर लूँ तो टोटल 6 रिकॉर्ड मैंने फेच कर लिए हैं अब तक क्यू से। तो ये बताएगा हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू हैव फेच्ड फ्रॉम क्यू टिल नाउ, अब तक आप कितने रिकॉर्ड्स फेच कर चुके हो वो रिटर्न करेगा। इसका एग्जांपल जैसे मान लो इस तरह से आपने एक इसमें, चलो इसी में बताती हूँ, जैसे ये आपने यहाँ तक एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप सीधा क्या कर रहे हैं, ये इसके बाद हम कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर लिया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं कर रही हूँ क्यू डॉट फेच 1 और वो डाल लिया एक्स में, प्रिंट करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, क्यू डॉट फेच 1 वाई में डाल लिया, 2 रिकॉर्ड फेच कर लिए। अब मैंने जेड में क्या डाल लिया, क्यू डॉट फेच मैनी और 4 रिकॉर्ड्स इसमें फेच कर लिए। अब मैं करूँ क्यू डॉट रो काउंट इक्वल टू ए और फिर मैंने प्रिंट किया ए को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट 6। क्यों, क्योंकि क्यू में मान लो टोटल 15 रिकॉर्ड्स आए थे, तो एक रिकॉर्ड आपने फेच किया, फिर दूसरा रिकॉर्ड सेकंड रिकॉर्ड फेच किया, फिर 4 रिकॉर्ड और फेच किए, टोटल कितने 6 रिकॉर्ड आप अब तक क्यू में से फेच कर चुके हो, वही ये रिटर्न करता है। रो काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी फेच्ड टिल नाउ फ्रॉम दिस कर्सर इंस्टेंस, तो ये 6 हुए हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा 6, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। उसके बाद आता है, अभी तक हमने क्या किया है, सेलेक्ट क्यूरी में नॉन पैरामीटराइज क्यूरी की है। नॉन पैरामीटराइज मतलब जो कोई वैल्यू एज ए इनपुट नहीं लेती है, ऐसी भी क्यूरी होती हैं जो इनपुट लेती हैं। मान लो मुझे यही क्यूरी इस तरह से रन करनी हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो अगर मुझे वैल्यू देनी हो, पैरामीटर देना हो, तो वो क्यूरीज कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्यूरी लिखने के 2 तरीके हैं। किस किस तरह से आप लिख सकते हो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके सही काम करते हैं।